दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों अब आज 3 जून है और कल 4 जून है, हम सब जानते हैं। सबको बेसब्री से इंतजार है कि कल जो ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो उसमें से क्या निकलने वाला है। इस दौरान आज भी अब जब इस समय कार्यक्रम हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उस वक्त तक मुख्य चुनाव आयुक्त साहब हैं राजीव कुमार साहब, उनकी प्रेस वार्ता हो चुकी है। अखिलेश यादव की भी प्रेस वार्ता हो चुकी है। पर चुनाव आयोग की जो प्रेस वार्ता हुई उसको हमने बड़े गौर से सुना, देखा, और जो हमने पाया उसमें, इस पर हालांकि इस कार्यक्रम में उस पर इस मुद्दे पे बात होने वाली है, लेकिन मैं इसलिए ये कह रहा हूं आपको कि आज के मूल विषय पे आए उससे पहले इसका जिक्र करना जरूरी है। तो वो जो बचाव की मुद्रा में लिखा है चुनाव आयोग, और जिस तरह से उन पर लगे आरोपों का बड़ा हल्का, एकदम बिल्कुल हल्का सा उन्होंने खंडन करने की कोशिश की है, और कहीं भी वो खुद कन्विंस नहीं दिखाई दिए, वो आप सबको एक बार देखना चाहिए। हम इसके बाद का जो वीडियो बनाएंगे वो उस वीडियो में उस पर पूरी तरह से फोकस करते हुए आपसे बात करेंगे और दिखाएंगे आपको कि राजीव कुमार साहब ने कैसे पल्ला झाड़ने की कोशिश की उन पे ऊपर लगे आरोपों से, पर उसमें वो सफल होते हुए क्यों नहीं दिखाई दिए। एक तो ये बात थी एग्जिट पोल को लेकर। आज मूलतः अब कल है, ठीक है, पर कल तो खुल जाएगी ईवीएम की वो किसे कहते हैं मतपेटी खुल जाएगी, लेकिन एग्जिट पोल हकीकत में होते कैसे हैं अगर किए जाए, इसका क्या एक गणित होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, और सैंपल साइज से लेके पूछे जा रहे सवाल जो है उसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो भी लोग एग्जिट पोल करते हैं चुनाव से पहले, वो उन सब चीजों का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये हमको नहीं पता, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये ठीक से बताया नहीं जाता कि किस तरह से इस पोल को किया गया। हमने सोचा कि इस मुद्दे पर, जबकि पूरे देश में इस पर बवाल मचा हुआ है कि भाई ये जो है वो तो नरेंद्र मोदी साहब की ऑफिस में बैठ के तैयार किया गया एग्जिट पोल है, जो लोग भी एनडीए को जिता रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि वो तो 295 कम से कम लेके आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने सोचा कि डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब से मिलकर बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए कि एग्जिट पोल अगर सच में किए जाए, फेयर एंड स्क्वायर किए जाए, ट्रांसपेरेंटली किए जाए, तो ये कैसे, किस तरह के हो सकते हैं, का फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो हमने उनको आमंत्रित किया और उन्होंने हमारा मान रख के वो आज आज जो है रूबरू हो रहे हैं हमारे साथ। तो हम उनका स्वागत करते हैं। व्यास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4PM पर। अब सर, ये भूमिका आपने सुनी, राजीव कुमार साहब की प्रेस वार्ता तो आपने भी देखी होगी, लेकिन बात मूलतः पहले जो करनी है इसमें वो एग्जिट पोल और उसकी विश्वसनीयता पर जो लगातार सवाल उठते हैं, और इस बार वाले में तो बहुत सारे, हाँ मतलब कहने की मतलब लगातार इसका छेद उड़ा दिया गया है, कह दिया कि ये बिल्कुल गलत है विपक्ष के द्वारा, और आम लोग भी इसको नकार रहे हैं। तो अगर आप समझा पाए कि एग्जिट पोल कैसे हो ताकि वो क्रेडिबल हो, विश्वसनीय हो, ट्रांसपेरेंट हो, उस पर भरोसा करने लायक वो कैसे हो सकते हैं, क्या प्रक्रिया होगी? मर भाई, पहले मैं कैविएट के साथ शुरुआत करना चाहूंगा जी। हमारी चर्चा शुरू हुई जब इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन की डेट नजदीक आने जी। तब ये प्रश्न पूछा जाता था कि इस इलेक्शन में कौन से फैक्टर्स प्रभावी रहेंगे। तब एक थियरी मैंने दी थी जो बाद में मीडिया में भी काफी प्रचलित हुई। वो 4M थियरी थी, आप जानते हैं। अब उसमें 4th M was M, मशीन। 3M जो करना था सो कर चुके, वो शायद आप उसको भाप भी सकते हो। 4th M ने जो किया है उसका आपको कुछ अंदाजा नहीं। 3M में मशीनरी ने जो किया उसका अंदाजा ये है कि वोट बढ़ते जा रहे थे और 10-10, 11-11 दिन तक बढ़ते जा रहे थे, जिसका मतलब यह है कि दे हैड रीजनेबल, मोर देन रीजनेबल टाइम
to play with the figures and the votes, whatever they wanted to. 17 नहीं देना है. अब इतने सालों से इतने चुनाव हुए, दिया जाता था. अब वो देने से मना कर गए कि राष्ट्रीय हित में नहीं. तो आज तक के चुनाव जो हुए वो राष्ट्रीय हित में नहीं थे. इसका मतलब तो ये हुआ क्योंकि फॉर्म 17 दिया जाता था, मगर वो नहीं दिया. और राजीव कुमार के बीच में आपने बात की. देखिए, हिंदी में कहावत है कि नमन नमन में फेर है बहुत नमे नादान. राजीव कुमार कपट से आए हैं. कपट की पैदाश है, कपट से चलते हैं, कपट से जाएंगे. इनका एग्जिट भी ऐसा ही होगा. मुंह पे कालिख लगी होती है. अभी काफी लग चुकी है, मगर और भी बदनाम होके जाएंगे. इनके जितना अप्रस्तुत इलेक्शन कमिश्नर मैंने देखा नहीं, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को भारत सरकार की एक संस्था बना दी. खाली लिखने का ही बाकी रखा था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग. तो राजीव कुमार को तो ये और ये इनका जो आदमी कपट करता है वो उसको ड्रामा भी आता है. तो उन्होंने जो जवाब दिए वो नाभि से थे. नाभि से नहीं थे, वो कंठ से. तो दे दिया, कंठ ने कंठ का काम कर दिया और उन्होंने जवाब दे दिया. ये नहीं समझते कि कैट हैज मैनी लाइव्स, मगर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि कैट हैज इंडेफिनिट लाइफ. आप यू कैन fool me once, you can fool me twice, you can fool me thrice. If a person is little more fool like me, an idiot, you can fool him more time. But you cannot fool a person indefinitely. He is trying to fool the entire nation. For last 6 months, Rajiv Kumar's only thing right from electoral bonds on is his main activity is being partisan, not appearing to be independent. अच्छा, आप सरकार के प्रतिनिधियों को मिल सकते हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे कोई और मिनिस्टर हो, मगर विपक्ष के इतने ही मंत्री रह चुके हुए लोग मिलने जाए तो उनको बाहर से लौटाना पड़ता है. ये कितनी कड़सी नहीं है कि जो जिनके अंदर में वो सर 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 कहते इतने सरसर हो जाते थे, उनको अंदर बुला के पानी का ग्लास पिलाने की कड़सी नहीं है. कौन सा उनपे वो लोग हावी हो जाने वाले. मैं जानबूझकर एक शब्द प्रयोग नहीं करता क्योंकि इनकी तो इज्जत नहीं है, मगर इलेक्शन कमीशन की इज्जत है. कभी न कभी वो सुबह कभी तो आएगी जब इलेक्शन कमीशन भी अपना काम ढंग से करता दिखेगा. इन्होंने इलेक्शन कमीशन की पूरी इज्जत आबरू का सत्यानाश कर दिया. तो ये लोग आए जिनके पैरों में लेटते थे, वो तलवे चाटते थे. जब वो शायद डिप्टी सेक्रेटरी रहे होंगे, कहीं स्टेट में जॉइंट सेक्रेटरी रहे होंगे, सर 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 करते हुए सर सर इतने हो जाते थे कि गोल गोल हो जाते थे. उनको अंदर बुलाने की कड़सी नहीं है. एक गृहस्थ के घर भी कोई आए तो उसको अंदर बुला के पानी पिलाते हैं, चाहे अनजान आदमी. कौन सी तकलीफ थी. आप जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस या जेड सिक्योरिटी से आरक्षित है, और ये कौन से गुंडे मवाली उचक के लोग आए थे. वो सब तो चीजें और कहीं हस्तगत है. तो ये राजीव कुमार के बारे में इतिहास जब लिखेगा तब लिखेगा कि इलेक्शन कमीशन का इतना इनकी प्रक्रिया का हनन और इलेक्शन कमीशन का इतना वस्त्राहरण किसी ने किया हो तो ये दुशासन के समय में हुआ. तो ये बात राजीव कुमार चाहे कुछ भी कहे, बात सही है. बगुला तपस्या नहीं करता. एक पैर से पानी में
खड़ा रहता है तो आप उससे मिसगाइड मत हो जाइए। वो बगुला मछली की तलाश में होता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के वैसे भी प्रेस में तो आजकल तो गोदी मीडिया के अलावा कोई जाता नहीं, तो फिर भी उनको जो नम्रता का आंचला पहन के बात करनी थी कर दी। आई डिस्काउंट इट एंड टोटली डू नॉट एग्री विथ व्हाट ही हैज सेड। जैसे मैंने कहा वो कंठ से आवाज थी, नाभि से नहीं। नाभि से नहीं थी। आ, उसके हाँ, बाद की बात है, मशीन को आप नहीं जानते मशीन ने क्या किया। इलेक्शन कमीशन के मैन पावर ने तो जो किया 11-11 दिन लगाए फिगर्स फाइनलाइज करते। उसके बाद मशीन का नंबर आता है, मशीन ने क्या किया वो तो भगवान जाने। वो तो जब खुलेगा मशीन तब पता चलेगा कि ये लोग का ये था, अंदाज ये था और ये निकला। तो जिस चीज इनडिटर्मिनेंट है उसका अंदाज लगाना मूर्खता है। एक ही फैक्टर ऐसा है पूरे एग्जिट पोल को निकम्मा कर सकता है, दैट इज हाउ द इलेक्शन has been held and how EVM has been monitored, if at all it is monitored. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। There are chances that it is monitored because one do not have proofs. But then when you see these kind of things कि 11 दिन तक आंकड़े नहीं पहुंचते, कहीं ये होता है वो होता है, तो इसीलिए मयूर भाई एक पहली कैविएट ये है कि एग्जिट पोल एक खिलौना है। ये कोई देखता नहीं था गोदी मीडिया वालों के टीवी को, तो टीवी को दिखाने का एक खिलौना था, खेल दिया उन्होंने। खेल लिया। नहीं तो कौन देखता था, ये चौधरी बोधरी कोई आते हैं, चौधरी आते हैं, कोई कश्यप आती है, कौन देखता था इनको? क्या क्रेडिबिलिटी है उनकी? राजदीप सरदेसाई एक जमाने में हम पागल थे उसके पीछे, मैं इसका बहुत बड़ा फैन था। अब राजदीप सरदेसाई की क्रेडिबिलिटी क्या है? गुजरात का भांजा है, वो कहने में भी हमें दुख होता है। तो ये सब चीजें जो है वो इसको छोड़ के अब हम एग्जिट पोल पे आए। मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एमएस यूनिवर्सिटी में पहले कोर्स में फर्स्ट रैंकर हूँ। तो ये कहीं से मॉनिटर करके नहीं लाया ईवीएम की तरह। मार्केट सर्वे हमें सिखाया जाता है कैसे किया जाए, सैंपल साइज कितना होना चाहिए। अब सैंपल साइज आप इतना छोटा सिलेक्ट करो, आप 28,000, 25,000, 30,000 का सैंपल साइज सिलेक्ट करो। सैंपल साइज के बाद आता है वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए। 28,000 एक ही जगह से सिलेक्ट करोगे नहीं चलेगा। पुरुष कितने, स्त्री कैसे, रीजनल रिप्रेजेंटेशन सब आपको उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, जी। तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनेगा। तो सैंपल साइज पहले तो गलत है, इतना छोटा सैंपल है। फिर वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है या नहीं भगवान जाने। तो अगर वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है, आप एक जगह पे खड़े रह के 10% लोगों का मंडी में खड़े रह के सर्वे कर लेते हो, जो एजेंसी वाले करते हैं। कई तो फोन पे आपको पूछ के फॉर्म भरते हैं, फोन पे पूछने पे मुझे कोई हर्ज नहीं है, मगर आपके पास 100 लोग हैं तो 100 में 50 स्त्री होगी, 50 पुरुष होगी, उससे फाइनल करो। तो युवा फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं उनका सेगमेंट अलग करो, वो फर्स्ट टाइम वोटर्स में युवान कितने हैं, युवती कितनी है, उसको अलग करो। फिर अहमदाबाद जिला है तो अहमदाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहाँ साबरमती में रहता है इंसान और नरोडा में रहता है, कहाँ रहता है वो तय करो। So you have to understand the geographic spread, the sample data, proper representative sample and sample size, उसके नियम है। कि हर एक की मर्जी में आए तो उसके मुताबिक नहीं होता।
तो पहले तो ये नियमों का पालन किया गया होता, ये तो सब एग्जिट पोल गलत नहीं आता। चाणक्य का इसमें सही आ गया तो चाणक्य का आ गया होगा। कभी कभी आप आंख बंद करके बाएं हाथ से पत्थर मारते हो, निशाने पे लग गया। और चाणक्य के कुछ और भी कनेक्शंस है, so they might have got inner information, inside information. बाकी किसी इसमें का एग्जिट पोल सही नहीं आता, तो तकलीफ क्या है? आपको एग्जिट पोल को क्यों बिलीव करते हो? एक तो मशीन को नहीं बिलीव करना चाहिए आपको। अगर आप ये मानते हो कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुआ है, पहला केवीएट जो नहीं हुआ है, फिर एग्जिट पोल में सैंपल साइज जो ड्रॉ की है वो साइंटिफिकली मेथोडिकली ड्रॉ की है, उसका मॉडल प्रॉपरली तैयार किया है, स्ट्रैटिफिकेशन, उसका सैंपल साइज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, और सब ठीक करके आपने वो सैंपल, वो क्वेश्चन ड्रॉ करना वो भी एक स्पेशलाइजेशन का विषय है। ये मैं पूछना चाहता था कि ताकि सवाल क्या होगा, ये भी तो जरूरी है। बिकम बायस। आप मुझे आके प्रश्न पूछोगे कि आप अपनी जात को बुद्धिमान समझते हो, कौन सा गधा ना कहेगा? फिर आप बोलोगे कि 100 में से 99 लोगों ने बोला कि वो बुद्धिमान है। ये कोई तारण हुआ इसी सर्वे का? आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो करने हैं जिसमें आपका एक क्वेश्चन छिपा हुआ है और जो करीब करीब तथ्य को बाहर लाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट सर्वे इज एन आर्ट। प्रशांत के बारे में मैं पहले से कहता आया हूं कि प्रशांत इज अ पावर ब्रोकर। नाउ प्रशांत को मैंने गुजरात में काम करते देखा है, तो शायद उस समय थोड़ा बहुत आईआईटी वालों को, लड़कों को लाके वो टोली जमाई थी उसने, क्योंकि ग्राहक था और ग्राहक को पैसे की तकलीफ नहीं थी। मगर उसके बाद तो ही स्टार्टेड पावर ब्रेकिंग। बंगाल में जाके मिलता है, यहाँ मिलता है, वहां मिलता है। करता क्या है वो? किसका असाइनमेंट किया उसने? लेट प्रशांत किशोर डिक्लेयर दैट इन दिस नंबर, दो थिंग उसे डिक्लेयर करनी चाहिए, दैट ही इज अ क्वालिफाइड सेफोलॉजिस्ट लाइक योगेंद्र यादव, एंड नंबर 2, ये इलेक्शन में किसने किसके लिए काम किया। हर जगह नजर आता है, जहां भी देखो प्रशांत किशोर, और लोग वोट भी करते हैं। प्रशांत ये कहता है, प्रशांत कहता है क्योंकि दलाली का काम हर कोई कर सकता है, आप और मैं भी कर सकते हैं, चाहे नहीं सर, हम तो कहाँ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कुछ होगा नहीं अगर सर। चाहे, अगर चाहे। देखिए, हाँ, हमारी हमेशा हमारी अपने आप को बांध लेना अच्छा नहीं होता। तो प्रशांत किशोर को का हवाला देकर अगर कोई कुछ कैसा कहता है, तो मैं, with all due respect to Mr. Prashant Kishore, whom I do not know very intimately, but I have seen him working in Gujarat and thereafter in Bihar, I am of the opinion, as a qualified professional, इस बात को that he is इस बात far, far away from getting qualified as either a market survey, as a poll strategist, or as a somebody who is a sapologist. कुछ इस बार तो बात जो हो रही है ना, इनमें ऐसा वो बात अलग हो रही है। ये इस बार जो है ना, वो जो ये है अपने एक्सिस वाले प्रदीप गुप्ता जो मध्य प्रदेश के हैं, उन पर जो है इस बार काफी चर्चा हो रही है कि 3 हफ्ते पहले उन्होंने जो कुछ कहा था, ट्वीट भी किया था, वो कुछ अलग था, वो कांटे की टक्कर तब बता रहे थे, और फिर कल जो है अचानक उन्होंने कह दिया कि अब तो एनडीए की बल्ले बल्ले है, तो उन्होंने वो ट्वीट हटा भी दिया फिर। और वैसे ही बहुत सारे और लोग हैं। पर जी ने एक जी न्यूज ने बड़ा अमेजिंगली एक एआई से सर्वे करवाया। वो कह रहे हैं कि उसका सैंपल साइज 10 करोड़ लोगों का है। मुझे बड़ा अच्छा खासा लगा, अगर बात सही है तो 10 करोड़ लोग का ठीक ठाक होती है साइज। अब उसमें भी ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या सवाल पूछे गए थे, और आप जो कह रहे हैं जैसे वो रिप्रेजेंटेटिव जो है सर्वे जो होना चाहिए एरिया का, वो कितना है वो मुझे नहीं पता, वो लोग ने बताया भी देखिए, नहीं है। 10 करोड़ कहां से लिए उन्होंने? ये नहीं पहली पता बात, चला, पूरे पूरे देश की कंस्टिट्यूएंसी से लिए। ऐसे हुआ होगा। हाँ, तो फिर एक कंस्टिट्यूएंसी में कितने आते हैं?
543 हैं, आप हम लोग को वो भागाकार करना पड़ेगा, उसको कैसे करेंगे? सबसे मेरा आप गणित 550 से करो ना, 550 हम्म और 1 करोड़ यानी 100 lakhs, 500 हम्म से ही करो, 550 भी हम्म मत करो। हम्म 500 मल्टीप्लाइड बाय 2 is 1000 और हम्म 1 करोड़ 100,000 होता है, हम्म तो 200 हुआ। 1 करोड़, 1 करोड़ का साइज यानी 200 हुआ और 10 करोड़ का साइज यानी कितना हुआ? 2000। 2000 हाँ, 2000 तो आप ये ग्रॉस साइज से इंप्रेस मत हो। अगर इसलिए गुजरात में से आप 2000 का साइज लो, फिर उसको 26 से डिवाइड करो, हम्म तो कितना आएगा? बहुत कम आएगा। तो ठीक है, इन्होंने प्रयत्न किया, their sample is substantially larger, but the others are quoting samples of the size of 28,000। पूरे देश में अगर 28,000 का सैंपल लेके आप सर्वे करते हो, तो आप इसको बैलेंस कैसे करोगे? सैंपल साइज को कैसे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल साइज कहोगे? सैंपल साइज को आप अलग अलग सेगमेंट में कैसे डिवाइड करोगे? अपर क्लास, क्लास, लोअर क्लास, बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन, युवा, वयस्क, स्त्री, पुरुष, फर्स्ट टाइम वोटर, कैसे आप करोगे सर? सर, मुझे ये अपने दर्शकों के लिए जानना है आपसे कि अगर आपके हिसाब से अगर देश की 543 लोकसभा सीटों का अगर सही रूप से एकदम ठीक तरह से अगर इसका अगर एग्जिट पोल करवाना हो तो एग्जैक्टली क्या कैसे होना चाहिए? देखिए, पहले तो ये जो 543 जो कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं आप, जी जी। उसको आपको तय करना होगा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी अपने आप में अलग अलग वो रखती है। आप अरुणाचल को लो और कश्मीर को लो, तो अलग अलग है उसका सर्टिफिकेशन। तो वो ऐसा नहीं होता कि 5 साल का बच्चा अगर एक चपाती खाता है तो 100 साल का बूढ़ा 20 खाएगा, ये तो गलत है। सो यू हैव टू specific constituency survey with appropriate sample size, appropriate segmentation, and appropriate methodology. Or even the person who is a surveyor has to be a qualified person to administer the questionnaire. Questionnaire draw करना itself is a specialized job. और ये सब करने में अगर सही तरीके से करना हो तो बेसिकली कितना कितने समय का प्लानिंग होता हो? It's going to be very costly. और अगर ये सब करने के बाद मशीन महाराज ने सब उलट पुलट कर दिया, तो क्यों करते हो ये सब धांधली? नहीं, मतलब 3 दिन मान लेते खाली कोई टीआर 3 दिन कोई खाली अगर टीआरपी बढ़े इसके लिए। ऐसा कोई अगर सही तरह से करना चाहे तो उसमें हाँ, समय कितना लगता है, मतलब एक देखिए तैयारी उसमें करने? 2 फायदे हैं। जैसे कई कई चैनल सोचे या मैगजीन सोचे, इनकी ऑल इंडिया प्रेजेंस है, ऑल इंडिया ब्यूरो है, इनको यूज करके देन दे कैन डिसाइड देयर स्ट्रेटेजी। Then they should also involve Indian Statistical Institute or IIM like organization. ये मुझे जो प्रोफेशनल एजेंसीज जो प्राइवेट बाहर आती है, विद ऑल ड्यू रिगार्ड फॉर देयर प्रमोटर्स और पीपल एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, मैं इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं। मतलब यू क्या शुड ये हैव इतनी एन जल्दी? ओवरऑल सुपरविजन। मेरा सवाल मतलब मैं लेट मी फ्रेज इट डिफरेंटली द क्वेश्चन। क्या ये इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हो सकता है कि ना चुनाव सातवें ना ना सातवें चरण का चुनाव समाप्त हो और 6:30 बजे से वो एग्जिट पोल तैयार होके आपकी डिश पे ना ना ना, पे डाल दें? यू इतना विल जल्दी हो सकता है क्या? यू विल नीड एक्स्ट्रा ह्यूमन कैपेसिटी। ये नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। यू वेरी राइटली रेज द क्वेश्चन कि
वोटिंग खत्म हो और यहाँ सर्वे आ जाए, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मतलब सवाल उठता है कि ये कैसे आ गया फिर, तो सबके मन में सवाल ये ये तो उठता है। कहता हूँ मैं कि ये एक धंधा हो गया है। धंधा धंधा है, बिल्कुल और 3 दिन के लिए धंधा है। लोगों को 3 दिन के लिए लोगों को टीआरपी बढ़ाने का तो भी कोई साधन चाहिए। इनकी हाँ सर, क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो चुकी थी गोदी मीडिया की तो। दूध के दाम बढ़ गए सर, टीआरपी का पता नहीं कितनी बढ़ी है, लेकिन नहीं, ये गलत है सब। ये मैं इसमें से वो रोड आपने देखा होगा पहले, अभी तो पता नहीं, मैं बड़ौदा जब पढ़ता था तब की बात है। रोड पे एक इंसान बैठते थे, वो कवर रखते थे 50, 60, 100 के करीब, और एक तोता रखते थे पिंजरे में, और एक चिड़िया रखते थे। तो आप बोलो तो वो तोते को बाहर निकाल के छोड़ते थे, वो तोता कवर उठा के लाता था, फिर उसमें से पढ़ के आपका भविष्य सुना देते थे। ये तरीका है फोरकास्टिंग का कि कई तोते कहीं से खबर लेके आ जाए, आप भविष्य सुना दो। दूसरा, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे वेइंग मशीन रहता था, 10 पैसे डालो, अपना वजन करा लो, और उसके वो पीछे पीछे भविष्य लिखा रहता था। कोई समझ नहीं आती थी कुछ। हाँ, ये ये सब ये बच्चों को राजी करने के लिए अच्छा है। This is not a systematic way. Even Gallup poll done so systematically once haywire चला जाता है। तो ये इस तरह के पोल का क्रेडिबिलिटी क्या है? कुछ नहीं। एंड देन फिर इनडिटरमिनेट फैक्टर कॉल्ड मशीन। तो आप बात सही है। कल कल आश्चर्य के लिए तैयार रहो, जो भी वैसे आएगा। मैं तो ये मान के चलता हूँ। आप हम्म, देखिए, इस बार मैंने जितने भी इस चुनाव में मैंने जितने कार्यक्रम रिकॉर्डिंग वगैरह सब वीडियोस बनाए हैं, मैंने कौन जीतेगा उस पर नहीं बनाया, मैंने ये प्रोसेस को क्वेश्चन किया हमेशा। मैं गुजरात चुनाव में ये खुल के कहता था कि बीजेपी जीत नहीं सकती, और बीजेपी 156 सीट लेके आ गई, और कैसे लेके आ गई, वहीं से ये प्रक्रिया मेरी शुरू मैं हुई। इसका आपको आंकड़ों के साथ जीत हिसाब दे सकता हूँ मयूर भाई। 39 सीट्स वेर सच वेयर हार जीत आम आदमी पार्टी की वजह से हुई थी, 5,000 वोट से कम वोट में हुई। और आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट था, ही स्कोर अराउंड 8,000 10,000 वोट। वो नहीं आए होते तो कांग्रेस को मिलते। तो इफ आम आदमी पार्टी वाज नॉट इन प्ले, in all probability Congress in assembly elections in Gujarat would have scored 70 to 75 seats. तो ये वोट कटुआ का जो फैक्टर है ना, वो भी एक फैक्टर है। अब कई लोग वोट कटुआ थे, अभी ये लोग समझने लगे हैं, तो वो भी न्यूट्रलाइज हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अससुद्दीन ओवैसी है, वो उसको जी मालूम है कि वो कब बड़ा प्रधान बनने वाला, पार्लियामेंट में खुद चुन के जाए और जोरदार भाषण दे, इसके अलावा करना नहीं है उसको कुछ। बिल्कुल वही सही बात। रोल था उस कई 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 एक पार्टी तो ऐसी है जो खुले मैंडेट देती है हाँ पॉलिटिकल पार्टियों को, और जिनको कई सपोज की दलित खड़ा करना है, तो ये दे दिया मैंडेट, किसको खड़ा है, इसको, चलो पैसा ले, मैंडेट ले, चलो तुम चुनाव लड़ो। तो सामने वाला हार जाएगा अगर मार्जिनली जीतता है तो ये जो प्रपंच है लोकशाही व्यवस्था में, आप देखिए कितना चुनाव कितनी जल्दी हो सकता है। ऋषि चुनाव 22 तारीख को मई की तय करता है कि जनरल इलेक्शंस ब्रिटेन में होने हैं। तारीख कौन सी? 4 जुलाई। right। तो बीच में महीना रहा 1 जून का, और 4 दिन वहां और 4 दिन 5 दिन यहाँ। In a square 1 month and 10 days, there will be elections of the parliament. हो सकता है, ये नहीं हमको हो करना सकता नहीं है है, नहीं। नहीं, मगर करना नहीं फिर है। ये करो तो आपको
मैनोवर करने की चांसेस नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। आपको जो भी बाकी के कर्तव्य करने हैं उसके चांसेस नहीं मिलेंगे, नहीं हो सकता अपने यहाँ। बात सही है सर। यही था और हमको और आज बता। और मयूर भाई एक बात और कह दो कि वहां जो पोलस्टर्स है उन्होंने हम्म ऋषि हम्म सुनोक रिटर्निंग टू पावर 1% चांसेस दिए हैं, दिया हुआ है सिर्फ। 1%। हाँ, हम्म एंड कंजर्वेटिव पार्टी वो हमारे बीजेपी जैसी है, उसको पावर से दूर रहना पसंद नहीं है, हम्म समझे आप? हम्म पावर के लिए मरते हैं, कहीं भी रहेंगे पावर के साथ। हाँ हाँ हाँ। तो कंजर्वेटिव पार्टी का चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उसका रेटिंग पार्टी का रिटर्निंग टू पावर इज 1%। तो कौन सी जस्ट 1%। कंसिडरेशन पे इसने चुनाव कॉल किए होंगे? एंड काउंसिल इलेक्शंस जस्ट बिफोर दैट the conservative democrats had done better, ट्रू। मगर वहां जो भी होता है कायदे से होता है। कायदे से होता है सर वो। बिल्कुल सही बात। अगर ऋषि सुनक ने भी नहीं बांधा है बेल तो चालान कटता है। करता है। प्राइम मिनिस्टर के घर पार्टी में प्रतिबंधित संख्या से एक ज्यादा है तो उसको रेजिग्नेशन देना पड़ता है। देना पड़ता है। तो मैं मानता हूँ जॉन मेजर के लिए अब अच्छे दिन आने वाले हैं। ब्रिटिश इलेक्शंस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग वेरी and so इंटरेस्टिंग। will so will be the US elections. एब्सोल्युटली both are going to be. Thank you sir, thank you very much for your time. Perfect, pleasure। आप ये चुनाव की आंकड़ों में मत जाना। ये एग्जिट सर्वे उसका मतलब ही है एग्जिट Exit. सर्वे। सर्वे। थैंक यू, मजा आया आपके Oh, साथ बात करने का। जब भी मौका मिलता है तो बिल्कुल प्लेजर इज हमेशा ऑल माइन हमारे सर। लिए खुशी का प्रसंग है। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। तो दोस्तों आपने व्यास साहब को सुना, और एग्जिट पोल अगर अगर सही में करने हो तो कैसे, वो उसकी क्या प्रोसेस है, किस तरह से उसको किया जा सकता है, और साथ में ये भी आपने सुना कि इतना जल्दी कुछ नहीं हो सकता है, जो कि चुनाव खत्म हुआ और शाम को सब जो है अपना अपना पिटारा खोल के बैठ गए, ये भी नहीं होता है। बेवकूफ बनाने की पूरी एक कोशिश है। ये जो एग्जिट पोल है ये बिल्कुल साफ लग रहा है, और ये मैं तो कह रहा हूं लेकिन डॉक्टर व्यास भी कह रहे हैं। तो अब इससे और इसमें कोई बायसनेस हमारा है नहीं। हम ये चाहते हैं, हम वो लोग हैं इस देश में जो चाहते हैं कि हर चीज जो है उसके कायदे से हो, बस जीते हारे कोई भी, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नरेंद्र भाई तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उनको बहुत बहुत बधाई, अगर कोई और जाके बनता है तो उसको भी बहुत बहुत बधाई। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी इस देश का जो सिंहासन है, कुर्सी का, ये जो प्रधानमंत्री पद का, उस पर जो भी बैठे वो कायदे से रहे और कायदे से काम करे, बस उतना ही चाहते हैं, और कोई नहीं और कुछ नहीं चाहते। तो ये आपको बताना था, तो बता दिया। अब आप क्या सोच रहे हैं इस बातचीत को सुन के, ये आप हमको उधर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और बात अगर आपको पसंद आ रही हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक जो है उसको आप हो सके उतना शेयर करें, तो ये बातचीत हो सके उतने ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। आपके सहकार से, आपके समर्थन से। और हमारा जो चैनल है फॉर बीएम गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये रिक्वेस्ट है, इसको मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।